प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गोविंद सर। आज हम आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य पर आधारित वीडियो लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। इससे पहले आपको हम बताए थे कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटे थे। पहला धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित में सिद्ध, जैन, नाथ और राज्याश्रित में रासो साहित्य और लोकाश्रित में लोक साहित्य। तो हम लोग आदिकाल में सिद्धों पे चर्चा कर चुके, जैनों पे चर्चा कर चुके और नाथों पे भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम राज्याश्रित अर्थात रासो साहित्य को पढ़ेंगे और रासो साहित्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये आजकल का रासो साहित्य, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी आसान भाषा में जितना अच्छा हो सके उस ढंग से हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार कराएं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम किताबी भाषा का ही प्रयोग करें। हम किताबी शब्दों को अपने भाषा में अपनी शैली से आसान बना करके हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष हर बिंदु को प्रस्तुत करें। तो आइए, आज हम जानते हैं कि रासो साहित्य क्या है, रासो शब्द क्या है। इससे पिछले वीडियो में जब हम जैन साहित्य आपको पढ़ा रहे थे तो वहां हम पढ़े थे जैन रास परंपरा, जैन रास काव्य। आज हम पढ़ेंगे वीर गाथात्मक रासो काव्य। पहले तो इन दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं कि इन दोनों रास ग्रंथों में अंतर क्या है। जैन रास ग्रंथ जो लिखे गए, इसमें धार्मिक दृष्टिकोण मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण अर्थात यह रास ग्रंथ धर्म से परिपूर्ण था। इसमें धर्म की बात की गई, लेकिन जो वीरगाथात्मक रासो काव्य है इसमें राज दरबार की चर्चा की गई। ये अंतर है दोनों में। जैन रासो काव्य में जैन मतावलंबियों की जीवनियां लिखी गई, लेकिन वीरगाथात्मक रासो काव्य में राजाओं की जीवनियां लिखी गई। दूसरा अंतर क्या है, इसमें शांत रस प्रधान था, जबकि वीरगाथात्मक रासो काव्य में वीर रस प्रधान अर्थात डिंगल और पिंगल दोनों शैलियां यहां पे मिली, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में डिंगल शैली मिली। अभी हम चर्चा करेंगे कि डिंगल और पिंगल क्या है। तीसरी प्रमुख विशेषता है, यह अंतर है, यहां अतिशयोक्ति वर्णन
नहीं मिलता है, जबकि यहां अतिशयोक्ति की भरमार है। ये अंतर है जैन रास काव्य और वीरगाथात्मक रासो काव्य में, ये अंतर देखने को मिलता है। यहां पे कोई अतिशयोक्ति वर्णन नहीं है, लेकिन यहां पे आप परमाण रासो पढ़िए तो देखिए 20 कदम के तयंतरमा गोला चले दनाक दनाक, 12 वर्ष में कुकुर जिए अब 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यहां पे अतिशयोक्ति वर्णन मिलता है। चाहे गोला हाथी को लागे माना चोर से रमा जाए, जैसी उक्तियां यहां पे मिलती हैं। तो ये है जैन रास काव्य और वीरगाथात्मक रासो काव्य में प्रमुख अंतर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, रासो को भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में क्रीड नियम कहे हैं, यानी क्रीड़ा से जोड़े हैं। ब्रज में भी, भक्ति काल में भी आप रास पढ़ेंगे, ब्रज मंडल में भी रास होते थे, लेकिन उन रास से यह भिन्न है। अब आइए हम देखते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रासद शब्द से रासों की उत्पत्ति माने। किससे माने? रासक शब्द से। गासा दतासी राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानता है। श्यामल दास और काशी प्रसाद ने श्यामल दास और काशी प्रसाद ने रहस्य शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी, जबकि आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी। देखिए, शुक्ल जी का ध्यान बीसल देव रासों पर गया, उसी ग्रंथ में रसायन शब्द आया। एक पद है 1272 मझारी, जेठ सदी नवमी बुधवारी, नाल है रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। यही पद वहां पे आया है जहां पे रसायन शब्द की चर्चा हुई। यहां 1272 यही पूछा जाता है, एग्जाम में भी प्रश्न आ चुका है कि 1272 का अर्थ क्या होता है। तो 1272 का अर्थ 1212 ईस्वी होता है। 1272 मझार जेठ सदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमार कि 1212 ईस्वी में नरपति नाल ने बीसल देव रासो
यानी बीसल देव रासों के लिए यहां रसायन शब्द आया है। नाल रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमार। तो इसलिए शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसायन से मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का क्या मत है? नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से रासों की उत्पत्ति माने और यही सबसे प्रामाणिक मत भी है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि रास शब्द राजस्थानी की ओकार प्रवृत्ति के कारण, रास शब्द में जब राजस्थानी के ओकार बहुला की प्रवृत्ति आई तो यह क्या बन गया? रासो। जैसे राजस्थानी बोली ओकार बहुला बोली है। जैसे हमारे यहां बोलते हैं आया, तो वहां बोलेंगे आयो, गया गयो, पीला पीरो। उसी प्रकार रास शब्द जब आया तो रास में ओकार की प्रवृत्ति आने से ये क्या हो गया? रासो हो गया। और इसी रास शब्द से जो है रासों की उत्पत्ति मानी गई और सभी विद्वानों ने इनके मत को सर्वसम्मत से मान्यता दे दी। आ गया समझ में? अब रासो साहित्य को आचार्य शुक्ल जी वीर गाथा काल की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? वीर गाथा काल की संज्ञा देते हैं। रासो साहित्य को शुक्ल जी वीर गाथा काल कहते हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल को क्या नाम दिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल को वीर गाथा काल नाम देते हैं। क्यों देते हैं? आइए इसको जानते हैं। शुक्ल जी का ध्यान आदिकाल की 12 पुस्तकों पर गया। कितनी पुस्तकों पर? 12 पुस्तकों पर। इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल रासो साहित्य को वीर गाथा काल नाम देते हैं। अब देखिए वो वीर गाथा काल क्या है। जो 12 पुस्तकें शुक्ल जी के हाथ लगी उन पुस्तकों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहली पुस्तक विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसे शुक्ल जी अपभ्रंश प्रभावित रचना बताएं। क्या बताएं? अपभ्रंश प्रभावित रचना। और 8 पुस्तकों को देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य यानी उस समय की जो बोल चाल की भाषा थी। प्रभावित रचना। शुक्ल जी आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में बांट दिए। एक अपभ्रंश प्रभावित रचना माने और दूसरा देश भाषा यानी राजस्थानी भाषा प्रभावित रचना वो मानते हैं। जिसमें पहली रचना है खुमार रासो, बीसल देव रासो,
जयचंद प्रकाश पृथ्वीराज रासो जय मयंक जस चंद्रिका परमाल रासो खुसरों की पहेलियां विद्यापति की पदावली। ये 12 पुस्तकें शुक्ल जी के हाथ लगी। आठ और 4 12 पुस्तकें। अब शुक्ल जी बीसल देव रासो को नृत्य परक श्रृंगारिक रचना बताते हैं। कहते हैं कि बीसल देव रासो एक लोकगेय काव्य है या लोकगेय काव्य, जबकि खुसरों की पहेलियां और विद्यापति की पदावली जनमानस पर क्षणिक प्रभाव डालती हैं। क्या डालती हैं? क्षणिक प्रभाव। मनोरंजन के लिए ये दोनों ग्रंथ लिखे गए। बाकी के जो शेष 9 ग्रंथ बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रंथ जो बचते हैं, इन सब में प्रधान रस क्या है? वीर है। क्या है? वीर रस है। विजयपाल रासों में आप देखेंगे करौली नरेश महाराजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन है, हम्मेर के युद्धों का वर्णन, कीर्तिलता कीर्ति पताका में आप देखेंगे शिव सिंह के युद्धों का वर्णन। तमाम रचनाएं जो हैं, खुमाण रासों में महाराज खुमाण के युद्धों का वर्णन, जयचंद प्रकाश में जयचंद के युद्धों का वर्णन, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का वर्णन, जय मयंक जस चंद्रिका में भी जयचंद के युद्धों का वर्णन, परमाल रासा में भोज परमर्द देव के 2 सैनिक आल्हा और उदल की वीरताओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो शुक्ल जी का ध्यान आदिकाल की उन 12 पुस्तकों पर गया जिसमें एक पुस्तक श्रृंगारिक रचना लोकगेय काव्य बीसल देव रासो तथा खुसरों की पहेलियां और विद्यापति की पदावली एक जनमानस पर क्षणिक प्रभाव डालती हैं। बाकी जो शेष 9 ग्रंथ बचते हैं, इसमें वीर रस की प्रधानता के कारण मैं आदिकाल का नाम, मैं अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का नाम वीर गाथा काल देता हूं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। आ गया समझ में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों देते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और हमारे वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि हर सेंटेंस से प्रश्न बनते हैं। कब मुख से क्या निकल जाए और वही परीक्षा में आ जाए, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ध्यान से इन सारी चीजों को देखिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य परीक्षा में सभी प्रश्नों को समाहित करना, कि जितना हम पढ़ा दें उससे आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। ठीक है, तो यही कारण था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल का नाम क्या दिए? वीरगाथा काल नाम दिए। फिर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकालीन यानी रासो साहित्य को की रचनाओं को कितने भागों में बांटे? तो आप बोल दीजिएगा कि शुक्ल जी आदिकालीन साहित्य को 2 भागों में बांटे, एक अपभ्रंश प्रभावित रचना तथा दूसरा देश भाषा काव्य की रचना।
अपभ्रंश प्रभावित रचना क्या होता है कि इन चारों रचनाओं की भाषा अपभ्रंश बताएं और इन 8 ग्रंथों की भाषा क्या बताएं, राजस्थानी हिंदी या देश भाषा काव्य। जो उस जगह की भाषा होती है उसे देश भाषा कहते हैं या बोलचाल की भाषा। अब ये खुसरो की पहेलियां देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली के आसपास की भाषा मिलेगी, विद्यापति की पदावली में बिहार देश की भाषा मिलेगी, वहां की जो देसी भाषा है जैसे मैथिल इसमें मिलता है, और शेष जो ग्रंथ बचते हैं इसमें राजस्थानी साहित्य है, इसलिए वहां की देश भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो आगे अब हम लोग इन्हीं ग्रंथों के बारे में जानकारी लेंगे, एक एक ग्रंथों की चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।